इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ELSS के बारे में। ELSS क्या होते हैं, इसमें इन्वेस्ट करने के क्या फायदे होते हैं, कितने रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हर वो चीज ELSS के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। टैक्स सेविंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ये। इनफैक्ट मेरे पोर्टफोलियो में भी लगभग 1 लाख रुपए हर साल ELSS में इन्वेस्ट होते हैं। पिछले 5 सालों के डेटा पर अगर हम नजर मारें तो ELSS में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स का कैपिटल 2.5 टाइम्स ग्रो हुआ है। पर ईयर रिटर्न्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 20% के एनुअलाइज रिटर्न्स हैं। उसके अकॉर्डिंग 1 लाख की इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट करके 2.48 लाख की हो जाती है 5 सालों के बाद। यह आर्टिकल दिखाने का मेन रीजन था आपको ये बताना कि ELSS वाकई में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसने 5 साल के लंबे टाइम पीरियड में भी अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ELSS का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आप मिनिमम 500 रुपए से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इनमें जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो ये आगे आपके पैसों को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। थोड़ी सी फीस डिडक्ट करी जाती है यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में, जिससे म्यूचुअल फंड के जितने भी खर्चे होते हैं इंक्लूडिंग फंड मैनेजर की सैलरी वो सब पूरे होते हैं। एक रूल होता है इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में कि मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करी जाती है, यानी डायरेक्टली कंपनीज के स्टॉक्स में। रिमेनिंग 35% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करा जाता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जिससे ओवरऑल पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी मिलती है। कुछ फंड्स 65 की जगह 70% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी में, जिससे रिटर्न्स अच्छे मिलने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं। बट क्योंकि स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे अब इन्वेस्ट कम हो रहे हैं तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कम हो जाती है फंड की, जिससे रिस्क इंक्रीज हो जाता है। अब अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो आप ये सोचोगे कि ELSS में स्पेशल क्या है, क्यों इसको एक अलग कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अल्टीमेटली हर म्यूचुअल फंड में कुछ पोर्शन डेट में इन्वेस्ट होता है, कुछ पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। तो ELSS में स्पेशल क्या है? ELSS में इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ आपको टैक्स सेविंग का भी फायदा मिल जाता है। इसमें आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो अप टू 1.5 लाख, वो इनकम टैक्स भरते समय आपकी टोटल इनकम में से कम हो जाता है एज पर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप ELSS में कर देते हो आपकी उतनी इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। दिस इज द टॉप रीजन वाई लोग ELSS में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनको अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ उनकी टैक्स सेविंग भी हो जाती है। अब हम समझते हैं ELSS में इन्वेस्ट करने के सारे फायदों को। सबसे पहला एडवांटेज है ELSS में इन्वेस्ट करने का टैक्स सेविंग, जिसको हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेकंड एडवांटेज होता है ELSS का हायर रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हो। ELSS की तरह ही PPF एक ऑप्शन है, NPS एक ऑप्शन है, टैक्स सेविंग FD होती है। इन सब में इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हो। पर लॉन्ग टर्म में इन सभी ऑप्शंस में से ELSS से सबसे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होते हैं। इनफैक्ट पास्ट डेटा को भी अगर हम देखें तो ELSS ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए। इसको हम अगले सेक्शन में डिटेल्स में एक्सप्लोर करेंगे। तीसरा एडवांटेज है ELSS में इन्वेस्ट करने का शॉर्ट लॉक इन पीरियड। ELSS में इन्वेस्ट करने के बाद 3 सालों तक आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो। जितने भी ऑप्शन 80C में अवेलेबल है जिसमें इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचाते हो, उनमें से ELSS का लॉक इन पीरियड सबसे कम है। किसी का लॉक इन पीरियड 5 साल का है, किसी का 15 साल का है, बट ELSS में आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। फोर्थ एडवांटेज है ELSS का कि आप में इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन लेके आता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन इंडियन म्यूचुअल फंड में 2.5 साल है। इनफैक्ट 50% लोग अपने म्यूचुअल फंड से पैसे 1 साल के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं। हम सब सुनते तो रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स हमें लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए, बट इन्वेस्टिंग को लेकर ये डिसिप्लिन लोगों के अंदर बन ही नहीं पाता। ELSS में क्योंकि 3 साल के लिए पैसे लॉक इन हो जाते हैं तो हम चाह कर भी उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड ये तब बहुत हेल्पफुल होता है जब मार्केट क्रैश होती है एंड लोग पैनिक सेलिंग करने लगते हैं म्यूचुअल फंड्स में। ELSS के इस लॉक इन की वजह से आप पैनिक सेलिंग से बच जाओगे। ये थे ELSS के सारे एडवांटेजेस। अब हम कुछ नंबर्स के साथ डिस्कस करेंगे कि क्यों ELSS 80C में अवेलेबल बाकी सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस में से सबसे बेहतर ऑप्शन है। ELSS को हम कंपेयर करते हैं टैक्स सेविंग FD से, PPF से और NPS से। इन सबको हम कंपेयर करेंगे रिस्क लेवल्स पर, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पर और लॉक इन पीरियड पर। टैक्स सेविंग FD के केस में रिस्क लेवल लो रहेगा बिकॉज ये एक फिक्स डिपॉजिट होती है
तो गवर्नमेंट की बैकिंग रहती है यहाँ पर। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें भी रिस्क लेवल लो रहता है गवर्नमेंट की बैकिंग के चलते। ईएलएसएस में क्योंकि कुछ पोर्शन स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है तो इसमें रिस्क लेवल्स थोड़े से हायर साइड पे होते हैं। एनपीएस में भी कुछ पोर्शन स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है तो ईएलएसएस की तरह इसमें भी रिस्क लेवल हायर होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करी जाए तो टैक्स सेविंग एफडी के पोस्ट टैक्स रिटर्न्स होते हैं 5 से 6% के बीच, जो कि बहुत ही खराब है। इससे मुश्किल से ही आपके पैसे इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। पीपीएफ में करंट इंटरेस्ट रेट्स हैं 7.1%, जो कि हर साल चेंज होते रहते हैं। ईएलएसएस में क्योंकि एक सिग्निफिकेंट पोर्शन स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है तो लॉन्ग टर्म में 13 से 14% के पोस्ट टैक्स रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना ठीक होगा। हर साल ये सेम नहीं होगा बाय द वे, किसी साल इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे, किसी साल बहुत कम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे एंड किसी साल नेगेटिव रिटर्न्स भी हो सकते हैं। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो एवरेज 13 से 14% के रिटर्न्स हो सकते हैं इसमें। एनपीएस में भी क्योंकि कुछ पोर्शन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होता है तो यहाँ पर 9 से 12% के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होते हैं। यहाँ पर स्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ईएलएसएस, तो इसी वजह से यहाँ पर रिटर्न्स ईएलएसएस से थोड़े से कम है। लॉक इन पीरियड की बात करी जाए तो टैक्स सेविंग एफडी का लॉक इन पीरियड 5 सालों का होता है, पीपीएफ में 15 सालों का, ईएलएसएस में 3 सालों का लॉक इन होगा और एनपीएस में पैसे रिटायरमेंट के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि एनपीएस को अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के तौर से देख रहे हो तो एनपीएस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की और टैक्स सेविंग की, तो उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल ईएलएसएस एक बेहतर ऑप्शन देखने को मिल रहा है हमें एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर ऑप्शंस। एक चीज आप याद रखना कि 80C के अंडर जितने भी ऑप्शंस आते हैं उन सब में आपने टोटल जितनी इन्वेस्टमेंट करी है उस पे 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री हो सकती है। अगर आप 1.5 लाख पीपीएफ में डाल देते हो, 1.5 लाख एनपीएस में डाल देते हो, 1.5 लाख ईएलएसएस में डाल देते हो, तो उससे टैक्स सेविंग में आपको कुछ एडिशनल फायदा नहीं मिलने वाला है। टोटल 1.5 लाख टैक्स फ्री किया जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पैसा किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया। अब हम समझेंगे ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी अगर आप एसआईपी कर देते हो ईएलएसएस में तब लॉक इन पीरियड कैसे काम करता है। लमसम इन्वेस्टमेंट के केस में तो सिंपल है, अगर आप लेट से 14 फरवरी 2025 को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 3 सालों के लॉक इन के हिसाब से 14 फरवरी 2028 को लॉक इन पीरियड खत्म होगा। उससे पहले आप पैसे विड्रॉ नहीं कर पाओगे। पर अगर आपने 1 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट नहीं करे, आपने उसको हर महीने 8 से 9 हज़ार रुपए की एसआईपी बना दी, तो यहां पर हर एसआईपी एक अलग इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट होगी एंड सभी का लॉक इन पीरियड अलग अलग डेट्स को खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 9,000 रुपए की एसआईपी 14 फरवरी 2025 में स्टार्ट करी, देन नेक्स्ट पेमेंट उस एसआईपी की होगी 14 मार्च को एंड उसके बाद वाली पेमेंट होगी 14 अप्रैल को एंड सो ऑन। तो जो 9,000 की इन्वेस्टमेंट आपने 14 फरवरी 2025 को करी थी उसका लॉक इन पीरियड खत्म होगा 14 फरवरी 2028 को। उसके बाद की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स थी जो आपने 14 मार्च 14 अप्रैल को करी थी वो इन्वेस्टमेंट्स अभी भी लॉक इन रहेगी। 14 मार्च 2025 वाली एसआईपी का लॉक इन 14 मार्च 2028 को पूरा होगा। 14 अप्रैल 2025 वाली का लॉक इन 14 अप्रैल 2028 को पूरा होगा एंड सो ऑन। इस तरह से एसआईपी का लॉक इन पीरियड कैलकुलेट होता है। हर एसआईपी एक अलग इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट होती है। एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते समय, उससे पहले आप ये आर्टिकल देखो। 2005 से 2014 के बीच जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स ईएलएसएस में हुई थी उसमें से 28% सिर्फ मार्च के महीने में हुई थी। इसका रीजन आप सोच सकते हो। अगर देखा जाए तो ईएलएसएस का मेजर फायदा लोग उठाते हैं टैक्स सेविंग के लिए। पूरे साल उनको टैक्स सेविंग की इतनी याद नहीं आती है, बट जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है मार्च के महीने में, तब उनको याद आता है कि पिछले साल की इनकम पर उनको टैक्स बचाना है। उस समय उनको पता चलता है कि ईएलएसएस में वो 1.5 लाख इन्वेस्ट करके उसको टैक्स फ्री कर सकते हैं, तो मेजॉरिटी लोग मार्च के महीने में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। यूजुअली इससे होता क्या है कि क्योंकि इतनी सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ आ जाती है ईएलएसएस में, तो उसका प्राइस बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जैसे गोल्ड में नवरात्रों के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ जाती है, तो उस समय गोल्ड का प्राइस अचानक से बढ़ जाता है। बट नवरात्रे जब खत्म होते हैं तो उसके अगले कुछ हफ्तों में गोल्ड का प्राइस फिर थोड़ा सा करेक्ट होता है। तो अगर आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना ही है तो आप मार्च के महीने में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करो, जब अचानक से बहुत सारे लोगों को याद आती है अपनी टैक्स सेविंग प्लानिंग करने की।
आप थ्रू आउट द ईयर अलग अलग लमसम के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, या तो आप SIP प्लान कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। बट मार्च के महीने में अवॉइड दैट रश, वरना यू माइट एंटर इन ELSS एट अ हायर प्राइस। ELSS में इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत सारी कंपनीज ऑफर करती हैं, जैसे HDFC, टाटा, कोटक, पराग पारेख और भी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। बट अब क्योंकि आपको ELSS के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, तो आप अपने लिए सही डिसीजंस ले पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में ऐसी नई चीजें सीखते रहने के लिए। बुरे म्यूचुअल फंड्स आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, उस पर एक वीडियो मैंने बनाया था, वो आप यहां पर क्लिक करके देख लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।